नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नेट के बारे में पढ़ना है। मैग्नेट जनरली होता है क्या कहते हैं, आयरन ऑक्साइड होता है, इसका फार्मूला होता है Fe3O4, इसका केमिकल फार्मूला होता है, इसको मैग्नेटाइट फार्मूला भी कहते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करता है, और मैग्नेट को हम लोग फ्रीली हवा में छोड़ दे तो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन जो अपने आप पकड़ लेता है। इसमें भी वैसा ही है, जो लाइक पोल होंगे, लाइक पोल जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल होते हैं वो जो है अट्रैक्ट करते हैं। एक होता है मैग्नेटिक मीडियम, क्या होता है तो इमेजिनरी एक वर्टिकल प्लेन होता है जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो होता है इमेजिनरी होता है, मैग्नेटिक हो गया। और जो जियोग्राफिकल मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है उसको जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन, जो जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ होता है उसको जियोग्राफिक मेरिडियन। और चुंबक को जो लोड स्टोन कहते हैं, लोड स्टोन। तो मतलब धरती भी जो है अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। एक इमेजिनरी लाइन है जो धरती के नॉर्थ साउथ पोल को जोड़ता है उसको मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, और जो जियोग्राफिकल इमेजिनरी लाइन है उसको जो है जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। जो मैग्नेटिक एक्सिस है और जो जियोग्राफिकल एक्सिस है उसके बीच में जो है 15 डिग्री का एंगल है, उसके बीच में 15 डिग्री का एंगल है, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं, इसको एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन कहते हैं। देखिए मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया होता है इसमें जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर सकते हैं उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वेक्टर MFV, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है टेस्ला होता है, और इसको वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं। यूनिट जो टेस्ला होता है उसका वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये जो वेक्टर क्वांटिटी होता है, घर के अंदर जो है शांत रहता है, घर के अंदर जो है शांत रहता है, घर के बाहर जो है नशा में रहता है। तो मतलब मैग्नेट का बाहर जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ होता है, और इनसाइड जो होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। जब फील्ड का लाइन देखते हैं सबसे ज़्यादा तो घना होता है ना, पोल्स के पास ही होता है। पोल के पास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहीं पे होता है। उसमें कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसको डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो है डायरेक्शन दे देगा, और उसको टेंजेंट ड्रॉ करने पे जहाँ पे जो फील्ड का लाइन जो काफ़ी पास पास रहता है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। और फील्ड का जो लाइन है कभी एक दूसरे को जो काटता नहीं है, कभी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। फील्ड लाइन से ही डायरेक्शन और स्ट्रेंथ पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड का। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो पोल्स पे ही होता है। ये कहीं से भी शुरू और ख़त्म नहीं होता है, जो एक लूप बनाता है, जो है प्रॉपर एक लूप बनाता है, कहीं से भी शुरू और ख़त्म नहीं होता है। एक होते हैं ओरस्टेड बताया था सब इसमें कि जो मान लीजिए एक तार है, तार इसमें से लाइन जा रहा है, अगर इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप होता है, ये ओरस्टेड बताए थे। तो क्वेश्चन आता है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, जो मैग्नेटिक इफेक्ट उसको आविष्कार कौन किया, तो उसका आविष्कार जो ओरस्टेड ही किए थे। जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है तार के चारों तरफ उसी को जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। ऐसे इसमें जो थंब के डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका नाम सिर्फ राइट हैंड रूल है, ठीक है। इसमें फ्लेमिंग कुछ नाम नहीं जुड़ा हुआ है, सिर्फ राइट हैंड रूल इसका नाम है। इसे इधर से करंट जाएगा तो इसके तरफ चारों तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वैसे जो मैक्सवेल का दिया हुआ है, जो है मैक्सवेल का दिया हुआ है दाहिने हाथ का नियम जो है मैक्सवेल दिए थे। जो मैक्सवेल के दाहिने हाथ से नियम जो है सीधा तार के से हम लोग जो पता कर सकते हैं। उसके बाद सोलेनॉइड का होता है, सोलेनॉइड का होता है खोखला ले लीजिए, खोखला एक टोनाली ले लीजिए, अपना पाइप ले लीजिए पानी वाला, उसको एकदम घना एकदम जो तार को एकदम ऐसे ऐसे कर दीजिए। तार जो होता है उसमें मतलब कि इंसुलेटेड होना चाहिए, नहीं कि नंगा तार होना चाहिए, एकदम नहीं होता है कि जो नॉर्मल तार होता है एकदम घना एकदम ऐसे ऐसे गूँथ दीजिए तो जो सोलेनॉइड बन जाएगा। और जब करंट फ्लो करेगा ना इससे तो ये क्या करेगा, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, बार मैग्नेट की तरह। एक एंड इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा और एक एंड जो है उसका साउथ पोल की तरह बिहेव करने लगेगा। और इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होगा बिल्कुल एक बार मैग्नेट जैसे होता है उसी की तरह होता है। सोलेनॉइड जो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। सोलेनॉइड से क्या निकलता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। इसमें नॉर्थ डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मैंने डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इसको हाथ से पकड़ेंगे और जिधर अंगूठा का होगा उधर ही नॉर्थ पोल होगा, जिधर अंगूठा होगा उधर नॉर्थ पोल होगा। मान लिया करंट का डायरेक्शन ऐसे इधर होता है तो उधर से हाथ से पकड़ते थे उस समय इधर नॉर्थ हो जाता है। तो जिधर करंट का डायरेक्शन है उधर की तरफ पकड़ना है, और जिधर थंब होगा वो जो है नॉर्थ पोल हो जाएगा। इसको जो राइट हैंड ग्रिप रूल कहा जाता है, ग्रिप रूल। इसमें जो सोलेनॉइड का अंदर होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। लेकिन सोलेनॉइड के बाहर जो होता है थोड़ा वीक होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। उसके अंदर प्रॉपर यूनिफॉर्म भी होता है और एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट हम लोग का लॉरेंट्ज फोर्स। मान लीजिए कोई कंडक्टर इसमें से पहले ही से करंट है जा रहा है इसमें से कंडक्टर में से, उसको उसके दूसरे कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दे, प्लस मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो तार को ले जाकर हम रख दे रहे हैं, तो उस पर एक जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को नाम रखा गया लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स जो है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट और एम्पियर कॉन्सेप्ट दोनों, ओरस्टेड और एम्पियर कॉन्सेप्ट दोनों पे आधारित है। इसकी डायरेक्शन पता करने के फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो है लॉरेंट्ज फोर्स के लिए है। इसमें जो है सामने वाला उंगली होता है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और जो बीच वाला हो गया वो करंट, बीच वाला घुसता ही करंट लग जाएगा, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये जो इसे घुसता ही करंट लग जाएगा, तो इसे फोर्स या मोशन के डायरेक्शन पता चलेगा थंब से।
किसका यूज होता है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड वाला का यूज होता है, ठीक है। लॉरेंस फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जो इलेक्ट्रिक मोटर चलता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही चलता है, ठीक है। इसमें लॉरेंट्ज़ फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके नाचने के लिए जो है लॉरेंट्ज़ फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो क्वेश्चन है कि मतलब इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है, लॉरेंट्ज़ फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कहीं कहीं ऐसा होना होगी, क्वेश्चन है कि मैकेनिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है? इसके ये जो जेनरेटर का काम है, इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, मोटर का काम नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल जेनरेटर का काम है। एक ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। ये जो है टेम्पोररी मैग्नेट होता है, टेम्पोररी होता है। इसको कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए सोलेनॉइड में जो खोखला पाइप था उसमें जो लोहा का टुकड़ा घुसा दीजिए, जब करंट पास करेंगे तब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। जैसे ही करंट पास इसमें से करना बंद हो जाएगा, मैग्नेट के तरह काम करना भी बंद हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो है टेम्पोररी मैग्नेट बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें से बिल्कुल सॉफ्ट आयरन का यूज करता है, सॉफ्ट आयरन का। सॉफ्ट क्यों यूज करते हैं? कि जो ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है, और फिर ईजिली जो है डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, जिसके कारण इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। इसमें स्टील का यूज नहीं कर सकते दोस्त, इसमें सॉफ्ट आयरन का यूज। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, मतलब कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उसमें से करंट पास करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड उसका सॉफ्ट आयरन हो तो वो भी जो स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नीट्यूड में करंट का ज़्यादा होना चाहिए, जो आयरन जो है सॉफ्ट आयरन होना चाहिए। इसका स्ट्रेंथ कर सकते हैं टर्न पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और सॉफ्ट आयरन पे डिपेंड करता है। स्टील का इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि हार्ड टू मैग्नेटाइज होता है और हार्ड टू डीमैग्नेटाइज ही होता है, दोनों उसमें दिक्कत है। स्टील जो है परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। परमानेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो टेम्पररी होता है, इसमें स्टील का यूज होता है, इसमें जो सॉफ्ट आयरन का होता है। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट जो होता है इसमें करंट का कोई ज़रूरत नहीं होता है, इसमें करंट का ज़रूरत होता है। इसमें इसके स्ट्रेंथ को जो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार में जितना स्ट्रेंथ का बन गया सो बन गया। इसमें स्ट्रेंथ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इसके पोलैरिटी को नहीं बदल सकते हैं। मतलब इधर नॉर्थ साउथ है, उधर नॉर्थ साउथ फिक्स है, इसके नॉर्थ साउथ को हम लोग बदल सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को बदल देते हैं, इसका डायरेक्शन जो बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से इधर करंट है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है, जो थंब जो था वो फोर्स था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन था। तो इससे क्वेश्चन है मैंने किस मैग्नेट को हम लोग स्विच ऑन ऑफ या फिर ऑफ कर सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम लोग ऑफ और ऑन कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हालांकि जो है इसको हम लोग जो नॉर्मल बायोमैग्नेट उससे ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं इसको हम लोग। का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड है जो एकदम परपेंडिकुलरली एक सरफेस से पास करेगा, एकदम नॉर्मली पास कर रहा है एक सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लेंस, उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को जो फाई से डोनेट किया जाता है, फाई से। इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट जो होता है वेबर होता है, वेबर। दूसरा यूनिट की बात करें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। देख रहे थे कि जहाँ टेस्ला हो रहा था वहाँ पे क्या था? वहाँ था वेबर पर मीटर स्क्वायर था ना। यहाँ पे सिर्फ वेबर है तो मीटर स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई में ऐसे ही कारण टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। या फिर न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर कहिए, न्यूटन मीटर पर एम्पियर भी इसी का यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसे यूनिट पूछता है क्वेश्चन में तो उसका जो होता है वेबर हो जाता है, सिर्फ वेबर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका खोज किया फैराडे किया 1831 में, फैराडे किया, फैराडे इंडक्शन का डे इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? इसको इंड्यूस करंट हो जाता है। उससे मान लीजिए एक पहले से एक तार का कॉइल है, उसमें से मैग्नेट को ले जाइए ले आइए, ले जाइए ले आइए, मैग्नेट को बार ले जाना है ले आना है, ले जाना है ले आना है। तो उसमें से जो करंट बनेगा उसको इंड्यूस करंट कहेंगे, ठीक है। उसमें से लगातार आते जाते रहना चाहिए, मैग्नेट लगातार आते जाते रहना चाहिए, तभी जाके जो है वहाँ पे करंट जो है इंड्यूस होगा। या तो मैग्नेट को मूव कर दीजिए या फिर कॉइल को मूव कर दीजिए, दोनों में से कोई एक टो करना होगा तभी जाके वहाँ पे करंट इंड्यूस होगा। डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का, उसके लिए जो है हम लोग का फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। इसमें देखिए राइट हैंड इसमें सेम हो गया, जो मिडिल फिंगर यहाँ पे करंट के लिए हो गया, इंड्यूस करंट के लिए हो गया, मिड जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी हो गया। ये जो हो गया क्या कहते हैं थंब, ये मोशन ऑफ कंडक्टर हो गया। इधर जैसे कंडक्टर का मोशन हुआ, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस करंट, ये मोशन ऑफ कंडक्टर। लेफ्ट वाले में जो था थंब जो था वो फोर्स था, और उसमें सेम था, ये करंट था, और इधर वाला जो था वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड था। इसमें फोर्स था या मोशन था, इसमें फोर्स या फिर मोशन ऑफ कंडक्टर है। इधर इंड्यूस करंट है, इधर जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका यूज होगा देखेंगे आगे, जनरेटर के लिए होता है। लेफ्ट हैंड वाला के लिए यूज हो रहा था किसके लिए? मोटर के लिए यूज होता है। लेफ्ट हैंड के लिए यूज हो रहा था मोटर के लिए। तो मोटर जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे यूज वर्क कर रहा था। अब यहाँ पर इंड्यूस करंट का हम लोग देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रिक जो जनरेटर होता है जिसमें डायनामो होता है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में जनरेटर बदलता है। इसमें क्वेश्चन आएगा मैंने जो जनरेटर का प्रिंसिपल काम करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल काम करता है। ये जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है।
तो जनरेटर भी दो प्रकार का हो गया, AC हो गया, DC हो गया। AC जो है अल्टरनेटिव करंट, DC अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस करेगा। DC जो है, DC में जो करंट उसको कहते हैं, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ कांस्टेंट हो। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग DC कहते हैं। जैसे हम लोग जो बैटरी उटरी आता है वो सब में DC करंट रहता है। हाँ, AC में क्या होता है कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है बदलते रहता है, एकदम बदलते रहता है, इसलिए इसमें करंट का झटका लगता है। इसमें जो करंट का झटका नहीं लगता है। इसका डायरेक्शन जो है प्रत्येक 1/100 सेकंड बदलते रहता है। इसका फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी जो है AC जो है हमेशा, AC का मतलब होता है कि ऑलवेज चेंजिंग, ऐसे भी सकते हैं AC का ऑलवेज चेंजिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो AC इलेक्ट्रिक इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। इंडिया में AC का फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, ठीक है, 50 हर्ट्ज। 1/100 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदलता है। दोनों के बीच के डिफरेंस ऑफ DC को देखते हैं। इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लंबा दूर ले जाएगा ना, इसमें एनर्जी लॉस भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसमें ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वोल्टेज जो इसमें काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वोल्टेज काफ़ी कम होने से होता है, इसमें झटका उटका नहीं लगता है। हालांकि इससे बैटरी को लोग चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। इससे बैटरी उटरी चार्ज कर सकते हैं। डेंजरस खतरनाक कम होता है वोल्टेज कम होने के कारण। इसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह हम लोग शेयर नहीं करने में जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं होता है, बहुत महंगा होता है। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना इसको पॉसिबल है। इसका यूज़ किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। DC का यूज़ किया था इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में। और जो AC से रेक्टिफायर के थ्रू DC निकल सकता है, रेक्टिफायर से DC बना सकते हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है DC का। AC का देखा था, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है टाइम के साथ बदलते रहता है। इस ज़्यादा दूर ले जाने पर इसका एनर्जी लॉस काफ़ी कम है। इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ हो सकता है। इसका वोल्टेज जनरली जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। देखिए ट्रांसफार्मर का यूज़ करता है। ट्रांसफार्मर के यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि करंट को हम लोग अपनी इच्छा से बढ़ाया घटाया जा सकता है। इसलिए देखते हैं कि गाँव में लगाया नहीं जाता है, जो ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, जिससे कि पूरा गाँव का जो मतलब कि प्रॉपर करंट खींच के देते रहे। ये जो है DC में लगाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसमें नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिर्फ उसमें होता है, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है कि इसमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा है। इसको मतलब कि उतना ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। इसके बाद लेकिन इसको एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके ले जाना होगा तो उसको DC के रूप में स्टोर करके ले जाके जा सकते हैं। इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग नहीं बना सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए DC का यूज़ करते हैं। हालांकि इससे जो हम लोग DC में बदल सकते हैं, AC को जो हम लोग DC में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के थ्रू देखे थे। ट्रांसफार्मर सिर्फ AC पे काम करता है। इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सिर्फ DC पे काम करता है। एक याद रखना, AC का इंडियन फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। जो इंडियन हाउस में जो सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है, 50 हर्ट्ज का होता है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का होता है। 3 प्रकार का तार रहता है। एक लाइव वायर होता है, लाइव वायर को जनरली लाल रंग दिया जाता है। जो न्यूट्रल वायर होता है उसको ब्लैक रखा जाता है। जो अर्थिंग वाला होता है उसको ग्रीन कलर का रखा जाता है। अर्थ वायर जो जनरली सेफ्टी के लिए होता है, उसमें जो करंट बिल्कुल नहीं होता है। जो 5 एम्पियर हम लोग घर में 2 बोर्ड लगता है, सॉकेट 5 एम्पियर लगता है, 5 वाला लगता है बल्ब पंखा, ये सब को नॉर्मली खातिर, ट्यूबलाइट खातिर। 15 एम्पियर वाला लगता है हीटर AC सब के लिए। अब कह रहा है कि पावर स्टेशन में सिर्फ पावर जो ग्रिड होता है उसमें AC करंट क्यों बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बहुत दूर तक बेच सकते हैं। DC को जो उसमें ट्रांसफार्मर लगा के उसको स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं DC में। AC के वोल्टेज को हम लोग स्टेप अप करके बढ़ा सकते हैं, उसका एनर्जी बहुत कम लॉस होगा। AC को जो है एक जगह से दूसरे बिजनेस में पावर लॉस होता है बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल कम पावर लॉस होता है, ठीक है। इसको एक तरीके से कहते हैं AC को जो एडजस्ट करना आसान है, DC जो एडजस्ट नहीं हो पाता है। जब करंट को हम लोग एक्वस सोल्यूशन से पास करेंगे, एसिड बेस और साल्ट के एक्वस सोल्यूशन से पास करें तो केमिकल बदलाव आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग हो जाता है। इसी को लोग केमिकल इफेक्ट कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी को जो इलेक्ट्रोलाइसिस कहा गया है, जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन्स को जो टूट जाता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास, उसी को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा गया है। सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में ही होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, मान लीजिए एक ठो मेटल का पतला लिया दूसरे मेटल पर जो जमा करवाते हैं उसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। एनोड पे उसको रखते हैं जिसको मतलब कि जिससे प्लेटिंग करवाना है। कैथोड पे उसको रखते हैं, इसके ऊपर कोटिंग होगा, ठीक है। कोटिंग कैथोड से कवर, मतलब कैथोड पे उसको रखेंगे जिसको कवर करना है, उसको कवर करना है, उसको कैथोड पे रखेंगे। एनोड पे जो है उसको रखेंगे जो कि मतलब कि जिसका चढ़वाना है। इसे रस्टिंग मतलब कि जनरली रस्टिंग से बचाया जा सकता है, या फिर जो सस्ता मेटल है उसको भी साइन लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिर्फ और DC के करंट का होता है, सिर्फ और सिर्फ DC का यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। उसके बाद है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो पहला लॉ है कि जितना आप ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पास कीजिएगा उतना ही ज़्यादा उसका मास जो है डिपोजिट होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज पास कीजिएगा उतना ही ज़्यादा मास डिपोजिट होगा। ये तो फैराडे का पहला नियम है।
फैराडे का दूसरा नियम है कि चार्ज को हम लोग सेम रखेंगे, ठीक है। तो जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केमिकल इक्विवेलेंट अब क्या होता है देखना, केमिकल इक्विवेलेंट होता है एटॉमिक मास को हम लोग जब वैलेंसी से डिवाइड करेंगे तो वही होता है केमिकल इक्विवेलेंट। तो चार्ज सेम रखेंगे तो मास डिपॉजिट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट से। तो केमिकल इक्विवेलेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिपॉजिट होगा। जैसे कॉपर का केमिकल इक्विवेलेंट निकाला गया उसी तरीके से 31.77 आया और आयरन का 18.62 आया, आयरन का जो 18.62 आया। तो फैराडे कांस्टेंट कहता है मतलब 1 ग्राम मास को डिपॉजिट करने के लिए जो चाहिए चार्ज 1 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए उसी को फैराडे कांस्टेंट कहेंगे। तो वो 96,500 है, 96,500 कूलम जो चार्ज है वो 96,500 कूलम है, 96,500 कूलम 1 ग्राम को डिपॉजिट करेंगे उसी को फैराडे कांस्टेंट कहेंगे। तो वैल्यू होता है फैराडे कांस्टेंट का 96,500 कूलम। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है जो एनोड बनता है कैथोड बनता है उसी को इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। एनोड पे पॉजिटिव होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे जो है रिडक्शन होता है। कैथोड पे रिडक्शन होता है, नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, इस पर ऑक्सीडेशन होता है। तो एनॉक्स और रेड कैट कैथोड पे जो है रिडॉक्स होता है। और टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल किस में सबसे ज़्यादा आता है प्राइमरी सेल जो होता है इसका क्या मतलब है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक बदल रहा है, ठीक है। इसको सिर्फ एक ही बार यूज हो पाता है, सिर्फ एक ही बार, जो रिचार्ज नहीं हो पाता है। इसका वोल्टाइक सेल ये देखिए, फिर ड्राई सेल जो होता है मतलब कि नहीं जो बैटरी उटरी लगता है क्या होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदलता है, इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, ये जो है सिंगल यूज होता है प्राइमरी वाला। इसके बाद सेकेंडरी वाले में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक वाले को बदल दिए केमिकल को बदल से इलेक्ट्रिक बदल दिए। जो चार्ज हो सकता है बहुत बार चार्ज कर सकते हैं। जो मोटर व्हीकल वाला बैटरी होता है, जो गाड़ियों में बैटरी होता है, जो इन्वर्टर का बैटरी है, सब जो है सेकेंडरी सेल होता है। कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टाइक सेल को देखे तो कहता है इग्नोर पता है वोल्टाइक सेल। इसका खोज किया गया था वोल्टा के द्वारा खोज किया गया था। इसमें क्या होता है तो डाइल्यूट किया हुआ है H2SO4 होता है, डाइल्यूट किया हुआ है। इसमें एनोड पे होता है जिंक होता है एनोड पे एनोड पे Zn एनोड पे जिंक, ठीक है। कैथोड पे होता है कॉपर EMF जो होता है 1.08 वोल्ट, EMF जो है 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये वोल्टाइक सेल का EMF क्वेश्चन आता है कि वोल्टाइक सेल का EMF कितना होता है 1.08 वोल्ट होता है, 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। ड्राई सेल इसको लेकलैंसे सेल भी कहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो थोड़ा पेस्ट जैसा होता है, लिक्विड नहीं होता है इसमें। उस पेस्ट में क्या होता है तो NH4 से अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इसमें नहीं क्लोराइड होता है, क्लोरीन होता है। ड्राई सेल में जो क्लोरीन होता है, इसमें कार्बन जो होता है एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है कार्बन, ठीक है। कैथोड पे होता है जिंक, इसमें उल्टा हो गया। वोल्टाइक में एनोड पे था Zn और कैथोड पे था कॉपर, ठीक है। कैथोड था कॉपर, यहाँ पे था कैथोड पे चल गया जिंक और एनोड पे है कार्बन। ये हो गया हम लोग का ड्राई सेल का। इसमें हम लोग का MnO2 डाला जाता है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसको इसलिए डाला जाता है कि जो है हाइड्रोजन को फॉर्मेशन होने से रोकता है। इसका EMF जो होता है 1.5 वोल्ट होता है, 1.5 EMF होता है। वोल्टाइक वाला का 1.08 होता है। इससे मतलब क्वेश्चन है कि इसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड को ऐड क्यों किया जाता है। इसको ऐड किया जाता है वहाँ पर हाइड्रोजन का फॉर्मेशन नहीं हो, इसके लिए उसमें पर डाला जाता है। और लेड एसिड में जो है नाम से अगर आता है एनोड पे जो है लेड होगा, एनोड पे जो है लेड वाला होगा इसमें होगा, ठीक है। और कैथोड पे जो है लेड का ही डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, लेड का डाइऑक्साइड होगा। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4, इसमें भी जो था डाइल्यूट H2SO4 ही था। और इसमें क्या होगा ये जो रिचार्जेबल होता है लेड एसिड वाला जो होता है रिचार्जेबल होता है। इसको व्हीकल जो नॉर्मल व्हीकल में होता है जो नहीं पानी वाला होता है उसको में यूज होता है, जैसे बैटरी में पानी में डालना पड़ता है। निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम ये महंगा होता है। इसमें निकल कैडमियम पे एनोड पे जो है निकल ऑक्साइड होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। ये महंगा तो होता है लेकिन इसका लॉन्ग लाइफ काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें अल्कलाइन सॉल्यूशन निकल कैडमियम जो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ये ध्यान रखना अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसमें, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिकल मोटर जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट उससे क्या कहते हैं मैग्नेट का जो इफेक्ट है उस पर काम करता है, यानी लॉरेंट फोर्स वाले पे काम करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल बदलता है, ठीक है। लेकिन जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल बदलता है। ध्यान देना मोटर जो है मोटर EM, मोटर को रखेंगे मोटर के साथ साथ EM रखेंगे, EM मोटर जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल बदलता है। और जनरेटर में जो है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है तो इसका वेबर होता है, वेबर कहिए या फिर न्यूटन एम्पियर पर मीटर, या फिर सॉरी वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, वेबर
पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या फिर उसको टेस्ला भी कहता है। उसको बदलेंगे तो न्यूटन नाम, उसको याद रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का होता है नाम, मैग्नेटिक फील्ड का होता है नाम, मैग्नेटिक फील्ड का होता है नाम, टेस्ला कहिए, फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर कहिए। मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो होता है, फ्लक्स का होता है वेबर, सिर्फ और सिर्फ वेबर हो जाता है, और टेस्ला मीटर स्क्वायर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वेबर होता है, फ्लक्स का सिर्फ वेबर होता है। डायनेमो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में जनरेटर या डायनेमो में तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिक करंट किससे बनता है, जनरेटर से बनता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, तो मैग्नेट और कोयल को आपस में मूव करके वहाँ पे करंट को इंड्यूस किया जाता है, मैग्नेट और कोयल को मूव करके। घर के वायरिंग में जो है पैरेलल वाला होता है। कर एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, तो एसी के याद रखना, एसी में स्लीप रिंग, ठीक है, और डीसी में स्प्लिट रिंग, याद रखना। एसी डीसी में स्प्लिट, डीसी में जो बंटवारा हो गया, डीसी में स्प्लिट रिंग है, किसी कम्यूटेटर कहते हैं। एसी में जो है स्लीप रिंग है, स्लीप रिंग, एसी स्लिप, और डीसी में स्प्लिट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, करंट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एगो तार है, उसकी तरफ कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो जो है गोल गोल ऐसे होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल जैसा होगा, जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल। एक सोलेनॉइड के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सभी जगह जो यूनिफॉर्म होता है और स्ट्रांग होता है, बाहर में काफ़ी वीक होता है। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में परपेंडिकुलर इंटर करता है। देखिए पहले से चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यानी कि करंट जो है पहले से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। जो लॉरेंट्ज का है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड वाला रूल यूज होगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। इसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर जा रहा है तो इसमें हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का इधर जाएगा, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट जो किधर हो जाता है, तो ये इंडेक्स फिंगर होगा इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जब ऊपर हो गया तो हम लोग का जो मिडिल फिंगर होगा वही तो होगा। सिंपली याद रखना इस क्वेश्चन का जो है इनटू द पेज होगा, कागज़ के भीतर की ओर होगा, कागज़ के अंदर होगा, कागज़ के जो है अंदर होगा। नहीं इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो इधर की तरफ है, तो हम लोग का इंडेक्स फिंगर इधर होगा, इंडेक्स फिंगर होगा, इलेक्ट्रिक करंट ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक करंट को ऊपर करेंगे तो हम लोग का थंब जो है फोर्स का डायरेक्शन देगा, फोर्स का डायरेक्शन थंब होगा, तो थंब जो होगा पेज में जाएगा, कागज़ के अंदर जाएगा। कह रहा प्रोटॉन में कौन सा क्वालिटी जो प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसका क्या जो है चेंज नहीं होगा, तो उसका जो मास जो है चेंज नहीं होगा, मास वही द्रव्यमान वही रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल को जैसे ही हम लोग ले गए चार्ज वाले में, तो जो है डिफ्लेक्ट हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, जो फोर्स लगा ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग को निकालना क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स हो गया यानी थंब इधर हो गया, और मिडिल वाला जो करंट हो गया नॉर्थ की तरफ, मिडिल वाला हो गया ऊपर, थंब हो गया इधर डायरेक्शन में, तो हम लोग का वो क्या होगा कहते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा क्या होगा, तो अपवर्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है अपवर्ड होगा। इधर हो गया हम लोग का डिफ्लेक्ट होकर इधर फोर्स लग गया, अंदर की तरफ हो गया क्या कहते हैं करंट, ऊपर की तरफ, तो हम लोग का ऊपर की तरफ हो जाएगा जो है होगा क्या होगा वो मैग्नेटिक फील्ड। और एक रेक्टेंगुलर कोयल है कॉपर के तार का, एक मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक में रेक्टेंगुलर तार है, उसमें जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कब बदलेगा, आधा रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद जो है उसका इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बदलता रहेगा, हाफ रोटेशन के बाद उसका डायरेक्शन बदलते रहेगा। जो जनरेटर में यही होता है, हाफ रोटेशन के बाद उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। जो डोमेस्टिक एसी सप्लाई होता है उसका फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज होता है। एसी जो कितने समय पर डायरेक्शन बदलता है, 1/100 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदलते रहता है। डायनेमो किस प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, डायनेमो तो जो है एसी और डीसी दोनों निकलता है, और कौन जो है इसमें से चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो जो पीतल जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, उसमें बिल्कुल भी चुंबकीय नहीं होता है। पीतल किससे बनता है, क्यों कॉपर और जिंक से बनाता है पीतल। कर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का खोज कौन किया, तो उसका खोज जो ऑर्स्टेड ने किया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का खोज। तो इसमें से कौन जो है सही नहीं है। कर मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे को काटती है, बिल्कुल गलत बात है। कर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन और किससे रिलेटेड रहता है, जो है राइट हैंड रूल से। इंड्यूस वाला जो इंडक्शन वाला जो राइट हैंड से, ठीक है। आज जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला है वो लॉरेंट्ज फोर्स वाला जो लेफ्ट हैंड रूल से है। किस साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो है करंट कैरिंग कंडक्टर रहेगा तो उस पर जो है मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो एम्पियर जो है इसको प्रूव कर दिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में, करंट कैरिंग कंडक्टर लॉरेंट्ज वाला हो गया, तो लॉरेंट्ज वाला में जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है, कह रहा है कि ये जनरेटर इसमें स्प्लिट रिंग होगा, तो स्प्लिट रिंग वाला कौन होता है, तो डीसी होता है। स्प्लिट रिंग वाला जो होता है वो डीसी होता है।
या फिर स्प्लिट रिंग कहें, या फिर कम्यूटेटर भी होता है और डीसी में होता है कम्यूटेटर। हम लोग के घर में जो एसी की सप्लाई होता है लगभग 220 वोल्ट के करीब होता है। लाइव वायर जनरली जो होता है वो लाल रंग का होता है। स्विच क्यों लगाया जाता है? स्विच हमेशा लाइव वायर में, स्विच हमेशा लाइव वायर में ही लगाया जाता है, ठीक है। घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है, लाइव, न्यूट्रल और लाल काला हरा उसका कलर होता है। तो बार मैग्नेट के बारे में कौन सा जो है सही बात है बार मैग्नेट के बारे में? तो अगर बार मैग्नेट को हम लोग उसके एक्सिस पर काटेंगे तो 2 नया बार मिल जाएगा, ठीक भाई, सही बात है। बार को उसके 2 काटेंगे तो उसमें 2 नया अलग नॉर्थ साउथ पोल वाला मिल जाता है। और हम लोग कंपास से क्या नहीं पता कर सकते हैं? कंपास से जो है मैग्नेट के स्ट्रेंथ को हम लोग पता नहीं कर पाएंगे। कह रहा है जहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होगा वो पैरेलल होगा, एक दूसरे से जो पैरेलल होगा, ये करने वाला है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो है पैरेलल लाइन होता है। अगर एक मैग्नेट पास अगर तीसरा पोल है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कॉन्सिक्वेंट पोल है, परिणामी उसको कॉन्सिक्वेंट पोल कहेंगे, परिणामी ध्रुवी कहेंगे। तीसरा पोल है उसके पास तब। धरती जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में है? साउथ से नॉर्थ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर से फैला हुआ है? तो अंदर वाला में तो ये साउथ से नॉर्थ ही ना जाता है, अंदर में जो है साउथ से नॉर्थ ही जाएगा। जो है जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ है, ठीक है, जियोग्राफिक साउथ से नॉर्थ है, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिक का बात करें तो मैग्नेटिक में जो है नॉर्थ से साउथ है, ये बात ध्यान दे रहा है। जियोग्राफी में जो है साउथ से नॉर्थ है, मैग्नेटिक वाला में जो है नॉर्थ से साउथ है, ये दोनों में उल्टा हो रहा है, ठीक है। और जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन का वो कितना है? क्यूरी टेम्परेचर आयरन का 780 डिग्री सेल्सियस है। इसके ऊपर जो है इसको क्यूरी पॉइंट उसको कहता है कि इसके ऊपर जाने पर जो अपना फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस कर देगा। तो ये जो 780 डिग्री सेल्सियस है। मैग्नेट का एक एसेंशियल पार्ट है किस अप्लायंस का? मैग्नेट का यूज होता है डोरबेल में, फ़ैन में, इसके बाद वॉशिंग मशीन, इसमें तीनों में यूज होता है। और एंगल ऑफ डिप जो है इक्वेटर के पास कितना है? एंगल ऑफ डिप जो फील्ड के लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जो है बिल्कुल एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो वहाँ पर डिप जो है 0 डिग्री है। पोल पे जो है डिप जो है 90 डिग्री है, पोल्स पे जो है 90 डिग्री है, और इक्वेटर पे बिल्कुल 0 डिग्री है। लेंस लॉ जो होता है, लेंस लॉ वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, याद रखते हैं। लेंस जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, लेंस जो है LC, लेंस लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो जो है AC के वोल्टेज को स्टेप अप डाउन करने के लिए यूज होता है, उसी को ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, सॉरी इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। इसको जो म्यूचुअल इंडक्शन है, ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए इसमें सबसे सही कौन आता है? जो सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर का कोर जो है सॉफ्ट आयरन से बनेगा, सॉफ्ट आयरन से। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे काम करता है? तो फ्लेमिंग्स रूल, इलेक्ट्रिक मोटर जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल वहाँ पर लागू होता है, लेकिन लेंज के नियम पर। जो इलेक्ट्रिक मोटर जो है लेंज के नियम पर, लॉरेंट्ज फोर्स जो है लेंज के नियम पर याद रखना है। जो जनरेटर किस पे काम करता है? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले पे काम करता है, प्रिंसिपल। डायनेमो या जनरेटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। डायनेमो जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो जनरेटर या फिर डायनेमो काम करता है। कह रहा है कि मैग्नेटिक पोल्स के बारे में इसमें से कौन सा गलत है? कह रहा है कि एक सिंगल मैग्नेटिक पोल जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल गलत बात है। अरे जो सिंगल सुई को रखा जाए ऐसे ही फ्रीली पानी होनी पड़ता है, जो है साउथ पोल नहीं रुके, किसी भी दिशा में रुक जाता है, बिल्कुल गलत बात है। साउथ पोल में तो रुकता है। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल है वो किस तरह, उसमें जो इंडेक्स फिंगर है वो किधर की तरफ आता है? इंडेक्स फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, इंडेक्स फिंगर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेतित करती है? तो सुई जो उत्तर की तरफ, उसका हेड जो होता है शायद वो उत्तर की तरफ जाता है। वह कौन सा केस के मेटल को जो है अचुंबकीय यानी कि डीमैग्नेटाइज किया जाता है, तो इसको डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन। कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट जो है टेस्ला है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस मध्य में होता है? फ्लक्स डेंसिटी और चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड के अनुपात, इसको होता है वेबर, इसका होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या दर्शाता है? अनुपात जो है पारगम्यता कुछ होता है, पारगम्यता कुछ होता है, उसको दर्शाता है। पारगम्यता याद रख लेंगे, पारगम्यता को। कह रहा है एक फिक्स चुंबक हमेशा क्या दर्शाता है? उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण डायरेक्शन हो रहा है, साउथ वेस्ट साउथ नॉर्थ। एक स्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना हुआ होता है क्या? फेरोमैग्नेट। जो परमानेंट मैग्नेट जिससे बना था उसका फेरोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जिससे बनता है उसका फेरो। परमानेंट जो है परमानेंट उसको फेरा में पड़ा था, परमानेंट जो है फेरोमैग्नेटिक होता है। और सुई, चुंबकीय सुई को छोड़ा जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है।
जो चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर, उसका सुई जो है मैग्नेटिक उत्तर की तरफ, चुंबकीय सुई जो है मैग्नेटिक उत्तर की तरफ इशारा करता है। तो इसमें से कौन सा जो है नॉन मैग्नेटिक है, तो पीतल जो है नॉन मैग्नेटिक है। स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि जो है इसमें जो है हार्ड स्टील जो होता है काफ़ी हार्ड होता है, इसलिए इसको मैग्नेटाइज करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें रिटेंशन हाई रिटेंशन कैपेसिटी है, इसको कोएर्सिटिविटी भी कहता है, कोएर्सिटिविटी भी कहता है। इसमें हाई रिटेंशन कैपेसिटी है। एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो है उत्तर दक्षिण में दिशा पकड़ लेता है। कौन सा एक प्रकृति में पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, पैरामैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन जो है पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पैरामैग्नेटिक क्या हुआ, जो मतलब कि चुंबक से बहुत कम अट्रैक्ट हो, चुंबक से बहुत कम मैग्नेटिक अट्रैक्ट हो, उसको पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है बहुत कम अट्रैक्ट होगा। कौन सा इसमें से करा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो तांबा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। कॉपर जो होता है डायमैग्नेटिक होता है, कॉपर जो डायमैग्नेटिक होता है, इसको जो है मैग्नेटिक कोड इस समय यूज नहीं किया जा सकता है। कह मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो 15 डिग्री का होता है, जो कि 15 डिग्री का होता है। कह मेटल से इसमें से कौन सा जो है अट्रैक्ट होगा, सॉरी अट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें कह अट्रैक्ट नहीं होता है। एल्युमिनियम जो चुंबक में सब रखता है। कह इसमें से कौन सा जो है डायमैग्नेटिक है, बिस्मथ जो है डायमैग्नेटिक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में से बिल्कुल उल्टा भागता है, तो बिस्मथ जो है उल्टा भागता है, तो इसको डायमैग्नेटिक है। जो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। एक पावरफुल मैग्नेट क्या होता है, तो वो अट्रैक्ट करता है आयरन और उसके एलॉय को, आयरन उसके एलॉय को अट्रैक्ट करता है, लेकिन दूसरे को जो है रिपेल नहीं करता है, दूसरे को भी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन मेनली आयरन उसके एलॉय को करता है। कह रहा है जो मैग्नेटिक नीडल होता है, चुंबकीय सुई होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक पोल पे ले जाएं तो वो कैसे हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और क्वेश्चन है चुंबकीय सुई जो में क्षैतिज के साथ कोण बनता है उसको नमन कोण कहते हैं। चुंबकीय सुई जो अपने क्षैतिज के साथ कोण बनता है उसको नमन कोण कहेंगे। किसी चुंबकीय चीज़ को मतलब कि डीमैग्नेटाइज करना है तो उसको हथौड़ा से पीट कर गर्म करके, दोनों तरीके से कर सकते हैं, हथौड़ा से पीट के गर्म करके। कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट का चुंबकीय परिवार सबसे पहले कौन बता, ओरस्टेड के द्वारा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ओरस्टेड के द्वारा ही किया गया। कह रहा है ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, ध्रुवों पर जो है 90 डिग्री होता है, इक्वेटर पर जो होता है 0 डिग्री होता है, इक्वेटर पर 0 डिग्री। चुंबकीय सुई भी क्षैतिज से नमन कोण ही बना रहा था। जो फ्रीली हैंगिंग मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक जो फ्रीली हैंगिंग कर रहा है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस से जो है 18 डिग्री का, ज्योग्राफिकल एक्सिस जो है 18 डिग्री का एंगल बनाएगा, 18 डिग्री का। कह रहा है कि किस कंडीशन में परमानेंट मैग्नेटाइजेशन को किया जाता है, स्टील के कंडीशन में परमानेंट मैग्नेटाइजेशन हो सकता है। अस्थाई जो टेम्पोररी मैग्नेट किससे बनता है, तो सॉफ्ट आयरन से जो है टेम्पोररी मैग्नेट बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है सॉफ्ट आयरन से ही क्यों बनता है, क्यों जो है उसका लो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी और मतलब जब चाहे, मतलब कि एक तरीके से कहा गया है कि मतलब कि टॉप से मैग्नेट बन भी जाता है, टॉप से डीमैग्नेटाइज भी होता है। इसी को लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी का भी कम होता है और उसमें जो है ऑर्डर रिटेंशन भी काफ़ी कम होता है। अगर चुंबक को 2 पार्ट में काटिया जाए, दोनों अलग अलग चुंबक बन जाता है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है, तो उसके पोल्स पे होता है। किसी चुंबक का जो आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होता है, सबसे कम उसके बीच में होता है। कौन इसमें से गलत है, किसी चुंबक को बीच से तोड़ देने पर इसके दोनों ध्रुव अलग अलग होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक नया दोनों चुंबक नया चुंबक जैसे बिहेव करने लगा, इसमें दोनों में दोनों पोल्स होंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड का किस में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है गॉस, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है गॉस। जो मेरे टेस्ला में ना पैदा, टेस्ला को ही CGS में गॉस कहा जाता है। एक टेस्ला में 10,000 गॉस होता है, गॉस होता है। मैग्नेटिक फील्ड को जो है गॉस में बना पाया जाता है। कह रहे मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर में बनाया जाता है, सिर्फ वेबर में। कौन कौन जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तांबा नहीं है, ठीक है, तांबा। पीतल भी जो नहीं होता है, पीतल भी नहीं होता है, तांबा भी नहीं होता है, तांबा और पीतल नहीं होता है। ऐसे कौन रहा है इसमें से जो है डीमैग्नेटाइज पदार्थ है, तो ऑक्सीजन जो है उसमें चुंबकीय गुण बिल्कुल नहीं होता है। ऑक्सीजन में जो है बिल्कुल उसमें गुण नहीं होता है। इसको ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक आया था, ऑक्सीजन जो पैरामैग्नेटिक आया था, पैरामैग्नेटिक। इसमें करा वही कहा था यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक कौन है, फेरोमैग्नेटिक कौन है, तो तांबा जो है फेरोमैग्नेटिक नहीं है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनमें जो छोटा छोटा चीज स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डोमेन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है उसको डोमेन कहते हैं। फेरोमैग्नेटिक में डोमेन होता है, एक डोमेन में 18 से 21, एक डोमेन 18 से 21 साल के इसको डोम वाला लक्षण हो जाता है। परमाणुओं की संख्या 10 से 18 से 21 के बीच में हो जाएगा।
यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है, कैथोड पे जो जमा होता है, ठीक है, कैथोड पे डिपोजिशन होता है। नहीं तो ऐसे कैथोड पे जो है रिडक्शन होता है, कैथोड पे जो रिडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है रिडक्शन, हाँ रिडक्शन दिया ही होता है, कैथोड पे जनरली रिडक्शन होता है, ये याद रखना है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनॉक्स और रेड कैट हम लोग देखे थे, रेड कैट रिडॉक्स पे होता है, कैथोड पे होता है। 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 को से प्रभावित करने पर मुक्त होता है क्या? तो यहाँ पे कॉपर का 31.76 ग्राम होता है, 31.76 ग्राम होता है। कर इसमें से किसे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होता, इथाइल अल्कोहल से फ्लो नहीं होगा, इथाइल अल्कोहल से जो है फ्लो नहीं होगा, ठीक है। इसे एसिड बेस साल्ट के गोल से पास हो जाता है, इथाइल अल्कोहल जो एसिड बेस साल्ट से नहीं है तो इससे पार नहीं करेगा। कॉपर का 31.76 ग्राम वाला याद रखना है।